जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत चीन युद्ध 1962, सीनो इंडियन वॉर 1962। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट पढ़ा था जो 28 अप्रैल 1954 को साइन किया गया और उस पंचशील के सिद्धांतों को सबसे पहली बार जिसने तोड़ा था या उसका उल्लंघन किया था वो चाइना ने किया था 1962। भारत और चीन के बीच आज तक सिर्फ एक बार युद्ध हुआ है 1962 में। देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या कारण थे जिसके कारण युद्ध हुआ, मतलब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द वॉर। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो संघर्ष हुआ या आपस में जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो क्यों हुआ। इसके अलावा फिर हम इसके देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे, मतलब कि इसके क्या परिणाम निकले और भारत की इस युद्ध में हार क्यों हुई थी, इसके पीछे के रीजन। देखिए, हम सब जानते हैं कि इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था उसमें भारत की पराजय हुई थी 1962 में। ठीक, तो भारत की पराजय क्यों हुई थी, इसके पीछे के क्या रीजंस थे, हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत चाइना युद्ध 1962 को। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो वॉर हुआ था इंडिया और चाइना का, इंडिया और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था इसका ड्यूरेशन आपको याद रखना है। ये युद्ध शुरू हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को और ये एंड हुआ था 21 नवंबर 1962। मतलब कि ये युद्ध अप्रोक्सीमेटली एक महीना चला था। 20 अक्टूबर 1962 को इसकी शुरुआत हुई थी और 21 नवंबर 1962 तक ये लड़ा गया था। ठीक, तो इंडो चाइना वॉर बेसिकली था क्या, ये एक कहा जाए सीमा युद्ध था, बॉर्डर वॉर। इसको बॉर्डर वॉर भी कहते हैं। कौन सा वॉर कहते हैं? बॉर्डर वॉर, सीमा युद्ध। तो ये जो इंडिया चाइना का जो वॉर था 1962, ये 20 अक्टूबर 1962 से लेके 21 नवंबर 1962 तक लड़ा गया और भारत और चीन के बीच में लड़ा जाने वाला बॉर्डर वॉर, मतलब सीमा युद्ध, ठीक है, ये लड़ा गया था। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक, तो ये युद्ध हुआ क्यों था, बेसिकली इसके पीछे का मेन कारण क्या था। तो इसके पीछे का जो सबसे मेन कारण था वो था बॉर्डर डिस्प्यूट। देखिए, आज भी अगर हम बात करें तो हमारे और चाइना के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट मतलब सीमा विवाद। तो ये जो सीमा विवाद था ये सबसे प्रमुख कारण था भारत और चाइना के बीच में जो 1962 में युद्ध हुआ। ठीक, कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जो चाइना क्लेम करता है कि वो उसके, और इसी के कारण से डिस्प्यूट है आपस में। ठीक, अब अगर हम बात करें तो ये बॉर्डर का डिस्प्यूट जो था इसकी शुरुआत अभी से नहीं 1950 से ही स्टार्ट हो गया था। देखिए, मैंने आपको जब पंचशील एग्रीमेंट पढ़ाया था तो उसमें एक कारण ये भी बताया था बैकग्राउंड में कि बॉर्डर्स में आपस में हिमालयन पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे बीच में क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, ठीक है, ये 1950 से चला आ रहा था। ठीक है, और ये अंततः 1962 में युद्ध में तब्दील हुआ। ठीक है, तो ये जो 1950 से जो बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा था वो 1962 में किसकी शक्ल ली उसने, युद्ध की शक्ल ली। अब देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना को का जो बॉर्डर है, ठीक है, इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, ठीक, तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, ठीक है, और ये मैकमोहन लाइन खींची गई थी 1914 में, आजादी से पहले, मतलब भारत देश के आजाद होने से पहले ही ये मैकमोहन लाइन खींची गई थी 1914 में।
ठीक है, जिसमें इंडिया का बॉर्डर लगता था तिब्बत के साथ। इंडिया का बॉर्डर किससे लगता था? तिब्बत के साथ। तिब्बत, मैंने आपको बताया था दलाई लामा, दलाई लामा तिब्बत से ही आए थे। उस टाइम पर तिब्बत किसका पार्ट हुआ करता था? चाइना का हुआ करता था। तो इस बॉर्डर को जो है, बॉर्डर की सीमा बनाने की निर्धारण करने के लिए मैकमहन लाइन बनाई गई थी 1914 में, भारत और चाइना के बीच में। ठीक, लेकिन चाइना ने कभी भी मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब चाइना हैव नेवर एक्सेप्टेड द मैकमोहन लाइन एज द ऑफिशियल बॉर्डर। मतलब आधिकारिक रूप से सीमा, जो मैकमोहन सीमा बनाई गई थी रेखा, उसको आज तक चाइना नहीं मानता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट का, कि मैकमोहन लाइन जो 1914 में बनाई गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो इंडिया और तिब्बत थे, तिब्बत उस टाइम पर चाइना का पार्ट हुआ। तो इन दोनों के बीच में सीमा निर्धारित करी गई थी जिसका नाम था मैकमोहन लाइन। ठीक, लेकिन चाइना ने कभी भी मैकमोहन लाइन को एज एन ऑफिशियल बॉर्डर, या हम कहें आधिकारिक सीमा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया इंडिया चाइना वॉर क्या था। बेसिकली ये वॉर एक सीमावर्ती युद्ध था जो 20 अक्टूबर 1962 से लेकर के 21 नवंबर 1962 तक लड़ा गया। ठीक, ये इसका जो सबसे प्रमुख कारण था वो था बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक, इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन बनाई गई थी जो इनकी सीमा तय करी गई थी जिसका नाम था मैकमोहन लाइन। ये 1914 में बनाई गई, लेकिन चाइना ने कभी भी इस लाइन को नहीं माना। क्लियर? तो ये था इंडिया चाइना वॉर। ठीक, अब हम कारण देखेंगे कि किन कारणों के कारण युद्ध हुआ। व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ द वॉर। ठीक, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ द वॉर। तो देखिए, पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया, बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा विवाद, ये सबसे प्रमुख कारण रहा है भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ। अब बेसिकली इसका कन्फ्लिक्ट होने का जो एक तरीके से कहा जाए तो संघर्ष का जो मूल कारण था, ठीक है, वो आज भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। ठीक है, क्योंकि ये अनसुलझा सीमा विवाद, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो भारत और चाइना के ऊपर जो ये मैकमोहन लाइन बनी है, ये अप्रोक्सीमेटली 3488 किलोमीटर की लाइन है। ये जो मैकमोहन लाइन है वो कितने किलोमीटर की है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 की ये जो लॉन्ग बॉर्डर बना हुआ है मैकमोहन रेखा, इसको लेकर के शुरुआत से ही क्या रहा है? विवाद रहा। ठीक है, क्योंकि चाइना ने इसको कभी माना नहीं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण था युद्ध का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो युद्ध का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो था अरुणाचल प्रदेश। देखिए, आज के इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ईस्टर्न मोस्ट अगर हम बात करें तो जो स्टेट है ईस्ट में आता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है इसको, अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना हमेशा से ही ये क्लेम करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उनका पार्ट है। देखिए, चाइना हमेशा से ये दावा करता रहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उनका भाग है। ठीक है, लेकिन इंडिया उसको, अरुणाचल प्रदेश को आज भी अपना अभिन्न अंग मानता है। तो दूसरा कारण था अरुणाचल प्रदेश को लेकर। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के क्या था कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता था, लेकिन इंडिया उसको क्या मानता है? अपना अभिन्न अंग मानता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश भी एक कारण था। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा रीजन है लद्दाख। देखिए, आज की हमारी जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको दो भागों में बांटा गया, दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, उनमें से एक लद्दाख भी है। ठीक है, तो जो लद्दाख है, ठीक है, उसको भी चाइना अपना क्लेम करता है। ठीक है, तो मतलब लद्दाख के भी कुछ हिस्सों को चीन ने भी अपना दावा किया, जो भारत अपना क्षेत्र मानता है। ठीक है,
तो एक तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और दूसरा है लद्दाख। ये दो क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो चाइना अपना मानता है, वो क्लेम करता है कि ये हमारा है, ठीक, लेकिन इंडिया उसे अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था युद्ध का। बॉर्डर डिस्प्यूट जो था वो तो था ही, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा अगर चौथा कारण की अगर हम बात करें तो मिसट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए मैंने आपको बताया था कि दलाई लामा 1959 में जब तिब्बत पर चाइना ने आक्रमण किया तो दलाई लामा जो थे वो भारत की सीमा में आ गए, असम में, और भारत ने उसको शरण दी, ठीक। अब देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग यहां से शुरू हुई या गलतफहमी कि चाइना को ये लगा कि भारत जो है वो दलाई लामा की मदद करके उसके खिलाफ जा रहा है, ठीक है। देखिए चाइना का बॉर्डर को लेकर के इशू तो था ही, लेकिन दलाई लामा ने उसको क्या कर दिया, चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया। मतलब चाइना ये मानने लगा कि भारत जो है वो हमारे दुश्मन को शरण दे रहा है, मतलब भारत हमारे खिलाफ चाल चल रहा है। तो ये जो आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास हुआ या गलतफहमी हुई, ये भी एक युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना कि भाई चाइना को ये लगने लगा कि भारत हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा है, वो हमारे दुश्मन को शरण दे रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में था नहीं, ठीक। वो भारत की शरण में आए थे तो भारत ने एज अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज के ऊपर उनको शरण दी थी, जिसको मानवता कहते हैं। लेकिन चाइना को ये लगा कि नहीं साहब ये हमारे खिलाफ है, तो वहीं से रिश्ते क्या हो गए, बिगड़ने लगे। तो ये जो अविश्वास होना और गलतफहमी, ये भी दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा कारण बना तनाव बढ़ने का। मतलब जो टेंशन क्रिएट हुई वो इस कारण से भी बहुत ज्यादा हुई कि मिसट्रस्ट हुआ और मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है चाइनाज एक्सपेंशन पॉलिसी। देखिए चाइना की हमेशा से विस्तारवादी नीति रही, मैंने आपको बताया था इंडिया और चाइना में यही फर्क है, इंडिया कभी भी किसी की जमीन पर नजर नहीं डालता, लेकिन चाइना ऐसा नहीं है। चाइना की सोच विस्तारवादी है। आज भी अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना कहता है कि हमारा है। लद्दाख इंडिया का पार्ट है, वो कह रहा है हमारा है। ऐसे ही आप अगर अभी चले जाइए तो साउथ चाइना सी जो है, जहां पर प्रॉब्लम चल रही है चाइना के साथ, वो अपना बता रहा है। मतलब कि चाइना की जो सोच है वो है विस्तारवादी वाली नीति है। वो भारत के क्षेत्रों को अपना हक जताता रहा, मतलब वो ये समझता रहा है कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो हमारी है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना युद्ध का। भाई आप किसी के भी घर में, आप किसी के भी घर को अपना बता लेंगे क्या, वो विरोध नहीं करेगा उस बात का। कल को उठ के मैं बोल दूंगी कि ये घर मेरा है, कैसे बोल दूंगा भाई, वो विरोध नहीं करेगा उस चीज का। तो चाइना की जो एक्सपांशनिज्म या विस्तारवादी वाली नीति है, इसके चलते उसने भारत की कई सारी टेरिटरीज को अपना बताना शुरू कर दिया, जिसके कारण दोनों ही देशों के बीच में आपस में जो है विवाद होने शुरू हो गए। दोनों ही देशों के बीच में क्या होने लगे, विवाद होने शुरू हो गए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और भी कारण था, चाइना ने इंडिया से जो उसका बॉर्डर है उस पर डेवलपमेंट के कार्य शुरू कर दिए। मतलब चाइना ने वहां रोडें बनाना शुरू कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। जैसे अब भारत भी बना रहा है, भारत ने भी अब चीन सीमा पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब डेवलप कर रहा है, भारत भी। लेकिन पहले भारत ने ऐसा नहीं किया था। तो चाइना ने क्या करने लगा, चाइना जो है वो डेवलपमेंट के काम करने लगा बॉर्डर एरिया में, ठीक है, मतलब सड़कें बनाने लगा, ठीक। तो इस तो ये जो कई कारण थे जिसके कारण युद्ध का एक वो बना, माहौल बना कि अब युद्ध होगा। देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट तो था ही, अरुणाचल और लद्दाख के क्षेत्र को वो अपना बता रहे थे। दलाई लामा जो भारत में शरण लेने आए थे, भारत ने एक साफ दिल और मानवता के रहते उनको शरण दी,
लेकिन चाइना ने यह समझा कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक, ये कारण था। और दूसरा चाइना की विस्तारवादी नीति। ठीक है, ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण ये युद्ध हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध जब स्टार्ट हुआ तब हुआ क्या एक्चुअली। देखिए, मैंने आपको बताया कि युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 20 अक्टूबर 1962 से। इस दिन क्या हुआ, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना की जो सेना है, ठीक है, चाइना की जो सेना है, उन्होंने कई मोर्चों पर, मतलब कई फ्रंट्स पर अचानक आक्रमण शुरू कर दिया। मतलब सडन अटैक। मतलब भारत सोच भी नहीं पाया था कि चाइना अटैक करेगा और उसने अटैक कर दिया। ठीक, क्योंकि देखिए भारत कहीं ना कहीं टेंशन था, सारी चीजें थी, लेकिन भारत जो था वो ये समझ रहा था कि भाई पंचशील के जो सिद्धांत हैं जो भारत और चाइना के बीच में बने थे, चाइना उसका ख्याल रखेगा। लेकिन चाइना ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। उसने 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध घोषित कर दिया और कई मोर्चों पर अचानक आक्रमण कर दिया। मतलब चाइनीज आर्मी लॉन्च अ सडन ऑफेंसिव ऑन सेवरल फ्रंट्स। ठीक, तो चाइना ने क्या करी, युद्ध की शुरुआत कर दी। ठीक, अब इसको लेकर के हुआ क्या। ठीक, अब देखिए हुआ क्या, देखिए भारत तैयार नहीं था। देखिए कोई भी देश जब तैयार नहीं रहता उस तरीके से और आप अचानक से उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे तो वो देश भी क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। तो भारत को भी रिएक्ट करने में बहुत समय लग गया। मतलब भारत ने भी रिएक्ट किया, लेकिन भारत को रिएक्ट करने में समय बहुत लग गया। उतनी देर में तो चाइना ने हमारा जो आज का मैंने आपको दिखाया था जम्मू एंड कश्मीर का मैप, जम्मू एंड कश्मीर का जो राइट हैंड साइड है, जो ईस्टर्न पार्ट है, उसमें जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, अक्साई चीन, ये हिस्सा चाइना ने उसी टाइम लिया था 1962। क्योंकि क्या किया था, चाइना ने अचानक से आक्रमण कर दिया था। भारत को तैयारी करने का समय ही नहीं मिल पाया, वो समझ ही नहीं पाया कि चाइना एकदम से अटैक कर देगा। तो इसके कारण हुआ क्या कि बहुत सारी जो सीमाएं थी भारत की, उस पर चाइना का कब्जा हो गया। उसमें से एक सीमा थी अक्साई चीन। ठीक है, अब पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्रों में क्या हो गया, इनको लाभ मिल गया। अरुणाचल तक घुस आए थे चाइनीज आर्मी जो थी, वो अरुणाचल तक घुस आई थी। बाद में जब सीज फायर हुआ, ठीक, तब उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन फिर भी कश्मीर का अक्साई चीन वाला पार्ट उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा। आज तक उतना क्षेत्र चाइना के पास है। लद्दाख का उतना क्षेत्र किसके पास है, चाइना के पास है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। ठीक, तो एकदम से आक्रमण किया गया 20 अक्टूबर 1962 को। भारत के चूंकि कई फ्रंट्स पर आक्रमण किया था, और देखिए भारत उस टाइम पर इतना मजबूत नहीं था। भारत को आजाद हुए ही 15 साल हुए थे। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा 15 साल में भाई कितना कर लेगा भारत। तो एक तरीके से कहा जाए तो इनके लिए बड़ा सडन था। ठीक, अब देखिए भारत का रिस्पॉन्स किस तरीके से था। तो भारत का रिस्पॉन्स पहले तो डिफेंसिव था, रक्षात्मक। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या हो गया, ऑफेंसिव हुआ। मतलब देखिए पहले तो भारत को समझ में ही नहीं आया कि युद्ध कैसे छिड़ गया एकदम से। जवाहरलाल नेहरू को इस बात का सबसे ज्यादा शौक लगा था कि जो हम स्लोगन देते थे, हिंदू चीनी भाई भाई, चाइना ने पुरजोर तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई। और जब तक भारतीय सेना कुछ समझ पाती और रिएक्ट कर पाती, उस वक्त तक चाइना ने क्या किया था, हमारे कई क्षेत्रों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और भारत ने धीरे धीरे रिएक्ट किया। पहले तो वो रक्षात्मक तरीके से रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बढ़ती गई। अब इसमें हुआ क्या कि इंडिया के पास जो था, देखिए इस टाइम पर इंडिया के पास जो सामान थे, मिलिट्री वेपन्स थे, इनकी भी कमी थी। ठीक है, देखिए चाइना के कंपैरिजन में इस टाइम पर इंडिया के पास जो वेपन्स थे वो कम थे। तो इंडिया को वेपन्स की कमी का भी घाटा हुआ। देखिए आपके पास युद्ध करने के लिए हथियार तो होने चाहिए। जैसे आज की डेट में अगर भारत जिस तरीके की शक्ति है, आज की डेट में अगर आप चाइना अगर भारत पर आक्रमण करता है फ्यूचर में कभी, तो चाइना इतनी आसानी से भारत को नहीं हरा पाएगा। क्योंकि भारत के पास भी जबरदस्त हथियार मौजूद है। भारत भले ही युद्ध जीत पाए ना जीत पाए वो तो बात की बात है, लेकिन भारत चाइना को तो बहुत नुकसान पहुंचा है।
और इसीलिए चाइना हिम्मत नहीं कर पाता भारत से आज भी युद्ध करने की। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और उस टाइम पर हमारी सेना के हारने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था, ड्यू टू लैक ऑफ वेपन्स, लॉजिस्टिक्स की कमी थी। और सामने इतना बड़ा देश चीन, जिनके पास लॉजिस्टिक्स की कोई कमी नहीं थी। तो ये युद्ध तो हमें हारना ही था, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। क्लियर हो रहा है? तो बाद में जब इंडिया को ये समझ में आ गया कि भाई अब हम इस युद्ध को जीत नहीं सकते, और चाइना, अगर हमने और लड़ने की कोशिश की तो चाइना और ज्यादा बढ़ता जाए, तो इसी कारण से 1962 में ही 26 अक्टूबर 1962 को ही भारत ने युद्ध विराम का आग्रह किया। मतलब भारत ने अर्ज किया टू प्लीड अ सीज फायर, क्योंकि भारत 6 दिन में ही समझ गया कि भाई हम इनसे युद्ध जीत नहीं सकते, हमारे पास लॉजिस्टिक्स की कमी है और चाइना की आर्मी पूरी तरीके से ऑफेंसिव हो रही थी। तो इसी कारण से 26 अक्टूबर 1962 को इंडिया ने युद्ध विराम का आग्रह किया। और फाइनली 21 नवंबर, फाइनली युद्ध विराम करते करते 21 नवंबर 1962 को, ठीक है, 21 नवंबर 1962 को इंडिया और चाइना ने सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। 21 नवंबर 1962 को भारत और चीन ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। देखिए 26 अक्टूबर 1962 को भारत ने अर्ज किया कि भाई सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम का आग्रह किया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1945 में ही यूएन बन गया था, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि विश्व में शांति बनाए रखे, वर्ल्ड पीस। तो जब ये भारत और चाइना का युद्ध हुआ, तो चाइना जो ऑफेंसिव हो रहा था, जब भारत ने सीज फायर का वर्ल्ड किया, तो बाकी देश ने चाइना पर दबाव बनाया कि अब आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा। सामने वाली सेना ने युद्ध विराम को आग्रह किया है, तो अब आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा, आप जबरदस्ती उस पर अटैक अब नहीं कर सकते। तो जब चारों तरफ से विश्व का दबाव पड़ा, तो चाइना को भी अंततः सीज फायर करना पड़ा। और 21 नवंबर 1962 को भारत और चीन के बीच में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। अब इसके बाद चीनी सेना ने जितने भी हिस्से पर कब्जा किया था भारत के, अरुणाचल तक घुस आए थे चाइना वाले, तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, सारे जगहों से पीछे हटने लगे। ठीक, तो दिसंबर आते आते तक चाइना जो था, उन्होंने मैक्सिमम ग्राउंड इंडिया का क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन आज भी जम्मू एंड कश्मीर का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, वो आज भी चाइना के कब्जे में। और ये उन्होंने 1962 में जीता था। उन्होंने कश्मीर का जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र था वो बस नहीं छोड़ा, बाकी अरुणाचल, लद्दाख, ये सारे क्षेत्र को क्या कर दिया था, वो पीछे हट गई थी। ठीक, तो दिसंबर आते आते तक ये युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो गया। चाइनीज सेना जो थी वो क्या हो गई, पीछे। ठीक, तो इस तरीके से ये युद्ध ज्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि इंडिया ने बहुत जल्दी सीज फायर का जो है ऐलान कर दिया, क्योंकि इंडिया की भी मजबूरी थी भाई। भाई सामने इतना बड़ा देश और उसके पास इतने वेपनाइज्ड वेपन और हमारे पास वेपन्स की कमी, तो हम कैसे लड़ पाते उनसे। और क्षेत्र खोने से अच्छा था सीज फायर किया जाए। तो इसीलिए जो है सीज फायर किया गया, और अंततः चाइना को भी विश्व के दबाव में आकर के सीज फायर करना पड़ा। तो इस तरीके से भारत और चाइना के पहले युद्ध में हमारी पराजय हुई और चाइना जीता। चाइना आज भी बार बार उस चीज को याद दिलाता है कि 1962 भारत को याद रखना चाहिए, क्योंकि चाइना जीता था उस युद्ध में। ठीक, अब इसका परिणाम क्या पड़ा, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। देखिए, कोई भी चीज जब होती है, ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। अब देखिए, परिणाम, चूंकि यहां दो देश थे, एक था भारत और दूसरा था चाइना, दोनों देश थे, तो दोनों पर अलग अलग परिणाम पड़े, परिणाम दोनों में अलग अलग हुए। इंडिया की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इस युद्ध में इंडिया को हार मिली, मेजर डिफीट हुई इंडिया की। भाई ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो यही था कि भाई इंडिया की हार हुई इसमें।
इसके अलावा बात करें तो हमारे बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी इसमें, हमारे कई सारे सैनिक जो हुए थे वो शहीद हुए। ठीक है, मतलब थाउजेंड्स में गिनती थी, क्योंकि भाई चाइना ने तो अचानक अटैक किया था। अब उस टाइम पर हथियार की कमी था, तो उनके सैनिक क्या कर रहे थे, मार रहे थे हमारे सैनिकों को। तो हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए। ये मैं पहले आपको हिंदुस्तान के परिणाम बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में क्या हुआ। पहला तो बहुत बुरी तरीके से हम ये युद्ध हारे। ठीक, सोल्जर्स की डेथ हुई। ठीक है, इसके अलावा टेरिटोरियल चेंजेस भी हुए। टेरिटोरियल चेंजेस मतलब क्षेत्र जो हुआ उसमें भी परिवर्तन हुआ। भाई देखिए, कश्मीर जो पहले जो हमारा पार्ट था उसमें अक्साई चीन वाला जो कंट्रोल था, वहां पे चाइना का कंट्रोल हो गया। ठीक, और इसके अलावा कुछ ईस्टर्न सेक्टर्स में भी कुछ डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स थे, जो नियंत्रण था वहां पर भी चाइना का नियंत्रण हो गया, और दोनों ही जगह हमने क्या खो दिया, नियंत्रण खो दिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ अक्साई चीन ही नहीं, ईस्टर्न लेवल पर भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे, पूर्वी क्षेत्र, बॉर्डर क्षेत्र जो थे जहां पर चाइना का कब्जा हो गया। ठीक, तो इन दोनों ही जगहों पर हमारा नियंत्रण क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्षेत्रीय परिवर्तन या टेरिटोरियल चेंजेस भी भारत के लिए हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें, चौथा था नेशनल ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन, देखिए कोई भी देश जब युद्ध हारता है तो उसका एक राष्ट्रीय अपमान होता है। जब हम भारत चाइना से ये युद्ध हारा तो उसका राष्ट्रीय अपमान हुआ। ठीक, सबसे पहली बात तो भारत का जो राष्ट्रीय गौरव था, नेशनल प्राइड, इस युद्ध ने सबसे ज्यादा उसको ठेस पहुंचाई। क्योंकि भाई आप जब हारते हैं तो ये इतिहास के पन्नों में लिख जाता है कि आप हारे हैं। ये बेइज्जती होती है, एक तरीके से कहा जाए ह्यूमिलिएशन होता है, अपमान होता है। जैसा 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान को हुआ। 1971 में तो जो अपमान पाकिस्तान का हुआ था वो आज तक कल्पना नहीं कर सकते। किसी के भी 93,000 सैनिकों को बंदी बना लेना, आप समझ सकते हैं कि उस सेना के लिए कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन की बात है। तो यही हमारे साथ चाइना केस में हुआ। हमें राष्ट्रीय तौर पर हमारे राष्ट्रीय गौरव को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई गई थी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी व्यक्तिगत छवि पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। देखिए, इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो छवि थी ना, वो अप्रत्याशित छवि थी। अगर आप इलेक्शन के परिणाम देखें, 1951-52 में पहली बार जब इलेक्शन हुए थे तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी के साथ जवाहरलाल नेहरू जीत के आए थे। इसके बाद 1957 में फिर चुनाव हुआ और वो फिर जीते उसी मेजोरिटी से, और 1962 में फिर चुनाव हुआ और वो फिर जीते। लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने जीता। तो जवाहरलाल नेहरू जी का एक अपना ऑरा था, एक प्रतिष्ठा थी। इस युद्ध ने उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर भी एक बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया, राजनीतिक प्रतिष्ठा। आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति 3 चुनाव लगातार जीते, वो अपने आप में एक नेशनल, एक तरीके से कहा जाए वर्ल्ड लेवल पर, उस नेता का एक अलग छवि बनती है, जैसी आज के हमारे करंट देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी की विश्व में छवि है। भाई लगातार तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है, लगातार तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। तो वर्ल्ड लेवल पर आपकी एक प्रतिष्ठा बनती है, एक रेपुटेशन बनती है। तो जब ये युद्ध चाइना से भारत हारा तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की व्यक्तिगत छवि पर भी इसका असर पड़ा, उनकी खुद की पॉलिटिकल रेपुटेशन। और भारत के जो राष्ट्रीय अपमान हुआ था वो तो अलग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत की कमियां उजागर हो गई, इंडिया शॉर्ट कमिंग एक्सपोज्ड।
देखिए कोई भी युद्ध जब देश हारता है तो उसकी कमियां पता चलती है, ठीक है। तो इसमें भारत की कमियां विश्व के सामने उजागर हुई, ठीक है। तो ये भी एक इंडिया के लिए कॉन्सिक्वेंस था। मतलब इस युद्ध में भारत को, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो भारत को बहुत सारे सबक सिखाए गए इस युद्ध में। मतलब इंडिया लेड सेवरल लेसन्स फ्रॉम दिस, ठीक है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, सेना को सशक्त और आधुनिक बनाना होगा। भाई इन सारे इस युद्ध को हारे तभी तो इंडिया को समझ में आया ना कि भाई हमें अपनी सेना को सशक्त बनाना होगा, हमें उनको मॉडर्नाइज करना होगा, नेशनल सिक्योरिटी पर हमें ध्यान देना होगा। इसीलिए तो आप देखिए 1962 में हम इतनी बुरी तरह हारे, लेकिन वही 1965 में हमने पाकिस्तान को बुरी तरह हारा। लाहौर तक हमारी सेना मारते मारते पहुंच गई सिर्फ 3 साल के अंतराल में। तो ये हमने सीखा चाइना के युद्ध से। तो ये जो हमारी जो कमियां थी वो उजागर हुई, तो उससे हमें ही समझ में आया कि नहीं भाई हमें ये सब चीजों से अच्छा करना पड़ेगा। पहला तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ या मॉडर्नाइज करना, मतलब सशक्त और आधुनिक बनाना। इसके अलावा जो एक तरीके से कहा जाए राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना। देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज का जो इंडिया है, आज का जो भारत है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री लेवल पर ही आगे नहीं है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अगर आप देखें तो भारत आज की डेट में बहुत मजबूत देश है। क्योंकि भारत के संबंध जो हैं वो अन्य देशों से, या जो बड़े देश हैं उन सभी देशों से संबंध अच्छे हैं भारत के। आप कल्पना करिए जिन दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिले और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मिले। ये भारत की डिप्लोमेसी की ताकत है। तो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी पर बहुत काम किया, पॉलिटिकल हो, ठीक है, या फिर अगर हम बात कहें डिप्लोमेटिक टाइज। भारत ने अब देशों के साथ संबंध बनाने शुरू किए कि नहीं भाई हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें दूसरे देशों का साथ चाहिए। आज की डेट में अगर आप देखें तो भारत के साथ कौन नहीं है, बड़े बड़े देश भारत के साथ है। इवन जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भी सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ये सब भारत के साथ। तो ये भारत ने जो डिप्लोमेटिक अपनी चीजों को बदला, क्योंकि उनको समझ में आया कि भैया अकेले कुछ नहीं हो पाए, हमें विश्व का साथ चाहिए होगा, ठीक। तो भारत ने अपनी कमजोरियां जो थी उनकी उजागर हुई, जिससे उन्होंने ही, भारत ने ही उसको सुधारा। तो ये सारे परिणाम थे जो भारत के लिए थे। अब चाइना के लिए क्या था। देखिए चाइना सबसे पहली बात तो विक्टोरियस बना, चाइना ने बहुत बुरी तरीके से भारत को हराया, ठीक। तो इनके जो सीमा थी, टेरिटोरियल या क्षेत्र कहें, उसका लाभ हुआ। जैसा मैंने आपको बताया अक्साई चीन, अक्साई चीन वाला हिस्सा किसको मिल गया, चाइना को मिल गया। तो चाइना का क्या हुआ, टेरिटोरियल गेन हुआ। और कुछ ईस्टर्न सेक्टर में भी जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स था वहां पर भी किसका कब्जा हो गया, चाइना का कब्जा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाइना को इस युद्ध ने एक रीजनल पावर बना दिया था। देखिए आज की डेट में भी अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो आज की डेट में भी चाइना सबसे पावरफुल कंट्री है। अगर हम ये जो इधर वाला बेल्ट है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, अगर इसकी बात करें, ये जो पूरा साउथ ईस्ट वाला बेल्ट है, वहां पर आज भी चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। और यहाँ क्या, अब विश्व में भी अगर हम बात करें तो अमेरिका के बाद अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है या अर्थव्यवस्था के भी मामले में और मिलिट्री और उसके मामले में भी, तो वो चाइना है, ठीक है। तो चाइना इस युद्ध के बाद से एक बड़ी शक्ति बन गया एशिया में, ठीक है। तो इस युद्ध वाले क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ये उजागर हुआ, ठीक। तो दो चीजें परिणाम चीन को मिले। एक तो इनका टेरिटोरियल एक्सपांशन हुआ, अक्साई चीन इनको मिल गया। इसके अलावा चीन का जो प्रभाव था, रीजनल पावर, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये दोनों देशों के अलग अलग एक तरीके से कहा जाए परिणाम थे इस चीज को लेकर के।
ठीक। अब दोनों के लिए क्या परिणाम निकला अगर हम बात करें फॉर बोथ। देखिए एक तो इंडिया के लिए कॉन्सिक्वेंस क्या था, एक चाइना के लिए और एक दोनों के लिए। तो सबसे पहला तो था टेंशन परसिस्ट, इसका मतलब था तनाव बरकरार। देखिए आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी है। आज भी कई सारी सोर्सेस ये क्लेम करती हैं कि चाइना हमारे बॉर्डर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा गलवान वैली में दोनों देशों की सेनाएं आपस में एक दूसरे से लड़ने लगी। ठीक, गोलियां नहीं चली लेकिन डंडे लाठी तो चले। इसके अलावा और भी कई जगहों पर लगातार टेंशन बना हुआ था। तो चाइना से युद्ध हो जाने के बाद, सीज फायर हो जाने के बावजूद आज भी बॉर्डर टेंशन इंडिया और चाइना के बीच में बना हुआ है। आज भी बना हुआ है। इतने समझौते हो गए, सारी चीजें, इतने बायलैटरल टॉक्स होने के बावजूद आज भी ये चीज बनी हुई है। इसके अलावा बात करें तो भारत और चाइना के जो संबंध है इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस चीज को लेकर के। देखिए भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं तो इनका जो आपस में जो शांति बनाए रखने के समझौते, ठीक है, ये जो, ठीक है, इसका बड़ा दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा है। देखिए भारत और चाइना के बीच में जो है वो बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया और चाइना के बीच में आज भी। अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा, अगर हम बात करें इंपोर्टर्स के नाम पर, अगर हम बात करें जो हम आयात करते हैं उसमें आज भी चाइना नंबर वन है। हम सबसे ज्यादा आज भी इंपोर्ट कहां से करते हैं, चाइना से करते हैं। ये जो हमारे यहाँ देखते होंगे आप चाइनीज प्रोडक्ट मिलते हैं हमारी मार्केट में, तो किसके हैं, चाइना की तो प्रोडक्ट है। ठीक, तो बायलैटरल रिलेशंस तो हमारे आज भी बने हुए हैं। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक तरीके से कहा जाए तो हमारी विदेश नीति जो है उसका भी और रक्षा नीतियों को भी पूर्वानुमान, एक तरीके से कहा जाए या हम कहें जो हमारी पॉलिसीज है इसको भी रिवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ी है। देखिए भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बाद से हुआ क्या, भारत और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ता गया। टेंशन तो कम हुआ नहीं, तो इसके कारण से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी और इसके अलावा हमारी डिफेंस पॉलिसी को भी क्या करना पड़ा, री इवेल्युएट करना पड़ा। क्योंकि भारत युद्ध हारा तो भाई जाहिर सी बात है अब भारत क्या करेगा, अपनी कमजोरियों से सीखेगा कि भाई किस कारण से हम युद्ध हारे, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक, अब देखिए आज भी अगर हम बात करें तो बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी अनरिजॉल्व है। मैंने आपको बताया आज भी जो है सीमा विवाद अनसुलझा है। आज भी हमारे यहाँ आपस में एक दूसरे के टेंशन होती रहती है भारत चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर। ठीक है, क्योंकि दोनों कंट्रियां क्लेम करती रहती हैं कि ये हिस्सा हमारा है, ये हिस्सा हमारा है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के एक मीटिंग होती है। बॉर्डर डिस्प्यूट की चर्चा करने के लिए एक मीटिंग होती है भारत और चाइना के बीच में। अक्सर जब भी कभी ऐसा सीमा विवाद खड़ा होता है तो भारत और चाइना के बीच में क्या होती है, मीटिंग होती है। ठीक है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी रिजॉल्व है। ठीक, डिप्लोमेटिक्स कई तरीके से डिप्लोमेसी के जरिए कई सालों से हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज तक कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। मैंने आपको बताया ना भारत और चाइना के बीच में टॉक्स होते हैं बॉर्डर्स पे, इंडिया और चाइना के बीच में क्या होती है, बातें होती हैं बॉर्डर्स पर एक दूसरे से डिस्प्यूट को लेकर। तो कई सारी डिप्लोमेटिक्स होने के बावजूद आज भी जो है सीमा विवाद जो है आज भी बना हुआ है। ठीक, तो ये सारे थे परिणाम। हमने देखा भारत के लिए क्या परिणाम निकला, चाइना के लिए क्या परिणाम निकला, और हमने देखा दोनों के लिए क्या परिणाम निकला। अब हमें देखना है व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंडियाज डिफीट, भारत के हार के कारण क्या थे, रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ इंडिया, युद्ध क्यों हारा भारत। ठीक, सबसे पहला रीजन तो था सरप्राइज अटैक या सडन अटैक। देखिए भारत कुछ सोच ही नहीं पाया
और अचानक हमला कर दिया गया चाइना की। देखिए, आप अगर सो रहे हो और आके आपको कोई दनादन मारना शुरू कर दे, तो क्या आप उस मार से क्या अपने आप को आप डिफेंड कर पाएंगे? तो जो अटैक हुआ वो सरप्राइज हुआ, अचानक हमला हुआ। तो चीन ने 1962 में भारत के ऊपर अचानक हमला कर दिया, जिससे भारत जो था वो अनएक्सपेक्टेड हो गया। मतलब वो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या एकदम से। और जब तक वो समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो एक तो रहा सरप्राइज अटैक। दूसरा जो कारण था वो था मिस कैलकुलेशन। देखिए, हम क्या हो गया, चाइना की ताकत को कम आंक लिया, मिस कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, और अपनी सेना को हमने क्या कर दिया, ओवर एस्टिमेट कर दिया। ठीक, देखिए जब, देखिए इसमें मिस कैलकुलेशन का एक कारण और भी है कि जब आपको ये समझ में आ गया था कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ रहा है तो आपने उस तरीके से अपनी तैयारी क्यों नहीं की? जैसे आज की डेट में, सॉरी, आज की डेट में हम अपनी तैयारी पहले से करके रखते हैं। हम अपनी तैयारी तब थोड़ी करेंगे जब दुश्मन देश हम पर आक्रमण कर देगा। हमारी तैयारी पहले से होती है, उस टाइम पर ये चीज नहीं हुई थी। इसके अलावा हमने अपनी सेना को क्या मान लिया, सुपीरियर मान लिया, और उनकी सेना को कमजोर मान लिया। तो ये जो मिसकैलकुलेशन था, या हम कहें गलत अनुमान, ये भी एक कारण बना हार का। तीसरा अगर हम कहें तो तीसरा पॉइंट जो था वो था वीक लीडरशिप। देखिए, कुछ भी कहिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आप युद्ध जीतते हैं तो आपकी लीडरशिप को श्रेय जाता है। जैसे 1965 का युद्ध भारत ने जीता, तो उसका श्रेय जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, तो उसका पूरा श्रेय जाता है इंदिरा गांधी जी को। लेकिन जब भी कभी आपका देश युद्ध हारता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, नेतृत्व की जिम्मेदारी। इसलिए तीसरा एक बड़ा कारण था वीक लीडरशिप। भारत के उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी युद्ध के दौरान अगर हम बात करें तो नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहे। पहली बात तो इनको शौक लग गया था बुरी तरीके से, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना इस तरीके से भारत पर आक्रमण कर देगा। तो एक तो इनको शौक लग गया था। अब उस टाइम पर, जिस टाइम पर इनको स्ट्रांग होना था, क्योंकि आप पीएम है भाई, आज भारत पर अगर अटैक हो और मोदी जी कमजोर पड़ जाए तो मतलब क्या रह गया, देश तो अपने आप ही फिर हार जाएगा। ठीक है, इसलिए लीडर को स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो एक वीक लीडरशिप भी एक बहुत बड़ी कारण थी कि वो नेतृत्व उतना अच्छे से नहीं दे पाए, इफेक्टिव लीडरशिप वॉर को नहीं दे पाए। तो वीक लीडरशिप रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैन्य कमजोरी, मतलब मिलिट्री वीकनेस। मैंने आपको बताया था हमारी मिलिट्री क्या पड़ गई, वीक पड़ गई। ठीक है, इंडियन आर्मी जो है, एक तो मैंने आपको बताया था हमारे पास हथियारों की कमी हो गई थी, भाई हमारे पास हथियार कम थे। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग हुई थी वो उतनी सुपीरियर नहीं थी जितनी चाइनीज आर्मी की थी। देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारी सेना जो आज की डेट में है वो वेल ट्रेन्ड है। ठीक है, हमारी सेना किसी से भी युद्ध कर सकती है। ठीक, तो उस टाइम पर मिलिट्री वीकनेस में एक तो वेपन्स की कमी थी, और इसके अलावा हम उतने प्रशिक्षित या शिक्षित नहीं थे, या हम कहें उतने ज्यादा हम केपेबल नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, जितना चाइनीज आर्मी ट्रेन थी। ठीक है, तो मिलिट्री वीकनेस की वजह से भी हमारी हार हुई। और इसके अलावा बात करें तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी हुआ। देखिए, उस टाइम पर राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही थी, क्योंकि चूंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, और उनके उनका धीरे धीरे क्या होने लगा था, धीरे धीरे ऑपोजिशन पार्टी भी क्या होने लगी थी, मजबूत होने लगी थी। तो इंडियन जो डिफरेंस था इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप में, राजनीतिक नेतृत्व में, वो मतभेद होने लगा था युद्ध के दौरान। तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी एक बहुत बड़ा कारण बना भारत की हार का। तो ये 5 कारण थे जिसके कारण भारत ये युद्ध हारा। एक तो भारत के ऊपर अचानक से आक्रमण कर दिया, सोचा भी नहीं भारत ने। दूसरा, हमने मिसकैलकुलेशन कर दिया, वीक लीडरशिप, मिलिट्री वीकनेस और पॉलिटिकल डिस्प्यूट। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें इसको, इस युद्ध को अगर हम देखिए, हमने युद्ध देखा, इंडिया और चाइना का युद्ध।
क्या कारण थे उसको देखा, उसके परिणाम क्या हुए और भारत के हार के कारण क्या थे। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा? तो बेसिकली इसमें था क्या कि 1962 के युद्ध ने, भारत और चीन के युद्ध ने दोनों देशों पर गहरा प्रभाव डाला। मीन्स बोथ द कंट्रीज हैव बीन इम्पैक्ट वेरी सीवियरली। बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ा दोनों देशों के बीच में। भारत के ऊपर नेगेटिव पड़ा, उनके ऊपर पॉजिटिव पड़ा, ठीक है, पर इम्पैक्ट दोनों पर पड़ा। अब इसके कारण हुआ क्या, जो अपनी रक्षा रणनीतियां थी या विदेश नीतियां थी, ठीक, इस पर भी असर पड़ा। देखिए जाहिर सी बात है, हम युद्ध हारे तो भाई हम तो असेसमेंट करेंगे ना कि हम क्यों हारे। तो उसके कारण से हमारा जो एक तरीके से कहा जाए तो फॉरेन पॉलिसीज हो, डिफेंस की स्ट्रेटजीज हो, इनमें बहुत डायनेमिक चेंज आया, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट एक तो ये पड़ा, और जो ये जो अनसुलझा सीमा मुद्दा है, जो अनसॉल्व बॉर्डर इशू है, ये आज भी टेंशन और कन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा सूत्र बना हुआ है। मतलब आज भी तनाव और संघर्ष का एक बहुत बड़ा सूत्र बना हुआ है, ठीक है, जिससे आज की डेट में भी भारत और चाइना के जो संबंध हैं उनमें आज भी चुनौतियां बनी। आज भी इंडिया और चाइना के संबंध सामान्य नहीं, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है बॉर्डर डिस्प्यूट का, ठीक। तो ये था इंडिया चाइना वॉर 1962। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक बार हम फिर से नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं जैसे हम हर क्लास में करते हैं। पहले मैंने पूरा लेक्चर आपको समझा दिया, पूरा सारी चीजें समझा दी। अब हम देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट्स क्या क्या लिखे हैं हमने, ठीक। और इन पॉइंट्स का आप या तो फोटो खींच लीजिएगा या आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो इंडो चाइना वॉर में अगर हम बात करें तो द सीनो इंडियन चाइना वॉर 1962 was a war, border war fought between India and China from 20th October to 21st November 1962। मतलब भारत और चीन के बीच में जो 1962 का युद्ध हुआ, 20 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर 1962 तक भारत और चीन के बीच में लड़ा गया एक सीमा युद्ध। इसके बाद बात करें, द वॉर वॉज कॉज्ड बाय द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज विच हैड बीन गोइंग ऑन सिंस द 1950s। मैंने आपको बताया यह युद्ध दोनों देशों के बीच सीमा विवादों के कारण हुआ जो 1950 के दशक से चल रहे थे। इसके बाद हमने पढ़ा मैकमोहन लाइन के बारे में। तो इंडियाज बॉर्डर विद तिब्बत देन पार्ट ऑफ चाइना वाज डिटरमाइंड बाय द मैकमोहन लाइन इन 1914। हाउएवर चाइना नेवर एक्सेप्टेड द मैकमोहन लाइन एज द ऑफिशियल बॉर्डर। मैंने आपको बताया कि भारत और चाइना के बीच में उस टाइम पर तिब्बत और भारत के बीच में एक सीमा निर्धारित करी गई जिसका नाम था मैकमोहन लाइन, ठीक, मैकमोहन रेखा 1914 में। हालांकि हाउएवर चाइना ने कभी भी मैकमोहन रेखा को आधिकारिक सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया, मैंने आपको बताया था। इसके बाद बात करें तो हमने देखे क्या कारण थे युद्ध के। तो सबसे पहला तो कारण था बॉर्डर डिस्प्यूट, मैंने जो आपको बताया, द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वाज द अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर द 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, द मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैंने आपको बताया कि जो संघर्ष का मूल कारण था भारत और चाइना के बीच, ये अनसुलझा सीमा विवाद था, अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की ये जो सीमा रेखा है जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, इसको लेकर के क्या है विवाद। इसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया चाइना क्लेम द होल अरुणाचल प्रदेश व्हाइल इंडिया कंसीडर्ड इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। देखिए चाइना ने शुरू से ये क्लेम किया या दावा किया कि पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है, लेकिन भारत इसको अपना अभिन्न अंग मानता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना युद्ध का। तीसरा मैंने आपको बताया था लद्दाख। चाइना ऑल्सो क्लेम्ड पार्ट्स ऑफ लद्दाख विच इंडिया कंसीडर्ड इट्स टेरिटरी। देखिए आज जो लद्दाख का जो अक्साई चीन वाला पार्ट है जो चाइना ने ले लिया, वो चाइना पहले युद्ध के पहले अपना क्लेम कर रहा था, लेकिन इंडिया क्या मानता था उसको, अपनी टेरिटरी मानता था। तो ये एक कारण था। इसके अलावा बात करें लद्दाख के अलावा क्या था, मिसट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया कि आपस में देयर वाज मिसट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इन द लीडरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज व्हिच लेड टू अ डिक्रीज इन कम्युनिकेशन एंड इंक्रीज्ड टेंशन। मैंने आपको बताया था दलाई लामा को लेकर के चाइना को गलतफहमी हुई थी भारत को लेकर।
तो ये जो गलतफहमी पैदा हुई और अविश्वास पैदा हुआ दोनों देशों के बीच में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। इसके अलावा बात करें चाइनीज एक्सपांशनिज्म, चाइना की जो विस्तारवाद की नीति। चाइना हैज बीन क्लेमिंग इट्स राइट्स ओवर इंडियाज टेरिटरीज अंडर इट्स एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी। मैंने आपको बताया भारत की सीमा के क्षेत्रों में चाइना जो है, ठीक है, वो अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के क्षेत्रों पर अपना हक जमाता है। Also, there has always been a tension between the two due to development work on the border, such as One Belt Road Initiative. देखिए मैंने आपको बताया था भारत और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ने का एक कारण और भी था कि चाइना जो होने लगा था वो बॉर्डर पर डेवलपमेंट करने लगा, सड़कें बनाने लगा, ठीक। तो डेवलपमेंट वर्क जब चाइना करने लगा तो इसके कारण भी क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में तनाव हुआ। तो ये सारे कॉजेस थे जिसके कारण ये युद्ध हुआ। अब कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, चाइनाज इन्वेजन। देखिए अक्टूबर में 1962 में चाइना आर्मी ने एक सडन ऑफेंसिव ऑन सेवरल फ्रंट्स लॉन्च्ड अ अटैक। देखिए मैंने आपको बताया था अक्टूबर 1962 में चीनी सेना ने कई मोर्चों पर अचानक आक्रमण शुरू कर दिया, सडन ऑफेंसिव अटैक ऑन सेवरल फ्रंट्स। दे मेड सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल गेन्स इन अक्साई चीन एंड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सेक्टर्स ऑफ द डिस्प्यूटेड बॉर्डर। देखिए इसके कारण हुआ क्या, एक तो भारत को समझ में नहीं आया कि अचानक से कैसे हो गया, और इसका फायदा चाइना को यह मिला कि अक्साई चीन वाला पार्ट और कुछ विवादास्पद सीमा पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में अगर हम बात करें उस पर किसका कब्जा हो गया, चाइना का कब्जा। इसके अलावा बात करें इंडियन सिक्योरिटी, इंडियाज रेस्पॉन्स was initially defensive but gradually escalated. Indian forces faced difficulties in dealing with difficult terrain and logistic challenges in the mountainous region. देखिए मैंने आपको बताया ये जो क्षेत्र था वो पहाड़ी क्षेत्र था। आज भी आप देखें तो लद्दाख का जो वो क्षेत्र है अक्साई चीन वाला, वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीय सेना को एक तो तकलीफ हुई, इसके अलावा भारत के पास हथियारों की कमी, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली बात तो ज्योग्राफिकली उस टेरिटरी पर लड़ना इतना आसान नहीं था। दूसरा लॉजिस्टिक्स, जो वेपन्स थे उनकी क्या हो गई थी, कमी हो गई। इसके अलावा बात करें, इसके बाद फाइनली क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1962 को इंडिया अर्ज्ड अ सीज फायर। देखिए 26 अक्टूबर 1962 को भारत ने युद्ध विराम का आग्रह किया, फिर धीरे धीरे बाकी देशों का भी चाइना के ऊपर दबाव बना, और फाइनली 21 नवंबर 1962 को चाइना और इंडिया इन दोनों ने ही सीज फायर के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, मतलब युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक। और चाइना की फोर्सेस जो थी वो कुछ ऑक्यूपाइड एरियाज जो उन्होंने लिए थे उनसे क्या होने लगी, वापस होने लगी, एक्सेप्ट अक्साई चीन और ईस्टर्न सेक्टर का कुछ डिस्प्यूटेड बॉर्डर। इसको छोड़ करके बाकी चाइना ने सारी चीजों से अलग हो गया, चाइनीज आर्मी पीछे हट गई, ठीक। अब इसका परिणाम क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, तो पहला परिणाम तो यही हुआ कि भैया भारत को इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार मिली। इसके बाद बात करें, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए इसमें। इसके बाद बात करें टेरिटोरियल चेंज हुआ, भाई चाइना कहाँ कंट्रोल मिल गया, अक्साई चीन और कुछ ईस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर भी किसका वो हो गया, चाइना का हो गया, वहां पे इंडिया ने अपना कंट्रोल खो दिया। इसके अलावा बात करें नेशनल ह्यूमिलिएशन, मैंने आपको बताया इस युद्ध ने भारत की जो राष्ट्रीय छवि थी उसको धूमिल कर दिया था, मतलब एक तरीके से जो राष्ट्रीय गौरव था उसको ठेस पहुंचाई, और इन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी की पॉलिटिकल रेपुटेशन को भी डैमेज किया था इस युद्ध में, नेशनल ह्यूमिलिएशन। इसके अलावा बात करें, इंडिया शॉर्ट कमिंग एक्सपोज, मतलब भारत का जो कमियां थी वो उजागर हो गई। भाई इंडिया को ये समझ में आ गया कि भैया हमें अपनी सेना को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ साथ हमें अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टाइज भी क्या करने पड़ेंगे, मजबूत करने पड़ेंगे, मतलब अन्य देशों से हमें रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे, ये सारे कारण, ठीक है। अब मैंने आपको बताया चाइना पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा, तो चाइना ने क्या कर लिया, अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, और ईस्टर्न सेक्टर का कुछ पार्ट जो है, ईस्टर्न सेक्टर का कुछ पार्ट उन्होंने ले लिया। इसके अलावा बात करें तो इस युद्ध ने चाइना को क्या बना दिया, एक रीजनल पावर। भाई चाइना के बाद अब भारत, आज की डेट में भी अगर हम देखें तो चाइना बहुत मजबूत देश है,
ठीक है, तो चाइना को क्या बना दिया, एक क्षेत्रीय शक्ति बना दिया। ठीक, तो ये सारे कारण कॉन्सिक्वेंस थे जो हुए। अब बात करते हैं दोनों के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, मैंने पढ़ाया था। Despite the ceasefire and subsequent agreements to maintain peace and order on the border, tension between India and China persist। देखिए मैंने आपको बताया कि तनाव अभी भी बरकरार बना हुआ है, युद्ध विराम और उसके बाद सीमा पर शांति बनाए रखने के समझौते के बावजूद भारत और चाइना के बीच में आज भी तनाव बना हुआ है। देयर हैव बीन स्पोरेडिक क्लैशेस एंड इंसिडेंट्स ऑन द बॉर्डर, मतलब सीमा पर छुटपुट झड़पें और घटनाएं होती रहती, जैसे अभी हुई थी गलवान वैली में। ठीक, इसके अलावा बात करें, द इंडिया चाइना वॉर had a long term impact on bilateral relations. India's defeat in the war led to re-evaluation of its defense and foreign policies। मैंने आपको बताया भारत और चीन के जो संबंध थे, द्विपक्षीय संबंध, इस पर भी दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा। अब भारत की जो हार हुई थी युद्ध में, इसके कारण उसे अपनी रक्षा और विदेश नीतियों का पूर्वानुकलन करना पड़ा, मतलब रीवैल्यूएशन करना पड़ा। इसके अलावा बात करें, टू डेट द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड एंड बोथ द कंट्रीज कंटिन्यू टू ले क्लेम टू वेरियस एरियाज अलोंग द बॉर्डर। देखिए आज की डेट में भी अगर हम बात करें, भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद अनसुलझा बना हुआ है और दोनों देश सीमा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में दावा करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैव बीन मेड ओवर द इयर्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बट अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन हैज नॉट बीन रीच्ड। देखिए कई सारे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीतें हुई ताकि ये बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके, लेकिन अभी भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन रिसीव नहीं हुआ, रीच। ठीक, अब इसके बाद हमने देखा भारत की पराजय के कारण क्या थे। तो भारत की पराजय का सबसे पहला कारण था सरप्राइज अटैक, अचानक से आक्रमण कर दिया चाइना ने, संभलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा बात करें मिस कैलकुलेशन, हमने अपनी आर्मी को क्या कर दिया, ओवर एस्टिमेट कर लिया और चाइना की आर्मी को अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये एक बहुत बड़ा कारण बना। इसके अलावा वीक लीडरशिप, इंडिया देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू फेल्ड टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप ड्यूरिंग द वॉर। देखिए युद्ध के समय में जवाहरलाल नेहरू जी को जिस तरीके का राजनीतिक नेतृत्व देना चाहिए था, उस तरीके का नेतृत्व वो प्रदान नहीं कर पाए, इसके कारण भी क्या हुई, भारत की हार हुई। इसके अलावा बात करें, मैंने आपको बताया मिलिट्री वीकनेस, द इंडियन आर्मी वॉज लेस इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड देन द चाइनीज आर्मी। देखिए भारत की जो सेना थी, एक तो उनके पास हथियार भी कम थे और उनकी ट्रेनिंग भी उस तरीके की नहीं हुई थी जो चाइना की हुई थी, ये एक कारण था। और इसके अलावा जो कारण था पॉलिटिकल डिस्प्यूट, इंडिया में इंटरनली इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप में क्या हो रही थी, डिस्प्यूट चल रही थी ड्यूरिंग दी वॉर। ठीक है, तो ये सारे कारण थे भारत की हार के। अब इसका मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए। इंडियन 1962 में इंडिया चाइना वॉर ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला दोनों देशों के बीच, उनकी डिफेंस स्ट्रेटजीज, फॉरेन पॉलिसीज और रीजनल डायनेमिक्स को बहुत ज़्यादा क्या किया, इफेक्ट किया। इसके अलावा बात करें तो ये जो अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो आज भी भारत और चाइना के बीच में एक टेंशन और कन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण आज भी बना हुआ है। ठीक है, ये जो वीकनेस है, ये जो अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट था, इसके कारण। ठीक, तो ये था इंडिया चाइना वॉर 1962। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या कारण थे, क्यों हम हारे। ठीक, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग इवेंट पढ़ेंगे जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ही हम जो मेजर इवेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक अगर हम बात करें तो हमने आज जो पढ़ा वो इंडिया चाइना वॉर पढ़ा। ठीक, लास्ट क्लास में हमने पंचशील एग्रीमेंट पढ़ा था, कश्मीर कन्फ्लिक्ट हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमने पढ़ा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पढ़ा। तो हम ये 6 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। इसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे वो 1965 का इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या कारण थे, क्या रीजंस थे जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। ठीक, तो इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए इंडिया चाइना वॉर के ऊपर आपको जितने भी पॉइंट्स लिखने हैं, ये जो मैंने दे दिया है, ये इतने पॉइंट्स पर्याप्त है। अब आप मेंस के आंसर में ये चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको हमारे इस चैनल से मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।